उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। माय डियर, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन एवं वन प्राणी संसाधन। हम लोग सबसे पहले मिट्टी के बारे में पढ़े थे, मिट्टी के बाद फिर हम लोग जल के बारे में पढ़े, अब जल के बाद हम लोग वन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वन भी जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन भी जो है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल हमें तभी मिलेगा ना जब वन रहेगा। जल हमें तभी मिलेगा जब वन रहेगा, जब वन ही नहीं रहेगा तो फिर जल कहां से आएगा। तो इसलिए वन जो है वो अति महत्वपूर्ण संसाधन है। चलिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए, आज की इस क्लास में जल्दी जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना। आज की इस क्लास में सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाइए ताकि आज की इस क्लास को एकदम हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकें। आज की इस क्लास को हम लोग एकदम शानदार तरीके से समझ सकें, तो भाई जल्दी जल्दी से ना सब बच्चे तो लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। सब लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग की जगह आपको गुड इवनिंग नजर आ रहा है ना। जल संसाधन तक सब कुछ आप लोग पढ़ लिए हैं, बताओ बाबू। जल संसाधन तक तो हम आप लोगों को सब कुछ बता दिए थे, तो हमें लगता है कि जल संसाधन तक सब कुछ आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे ख्याल से। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तो चलिए आज हम लोग ना वन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, वन, वन जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि जंगल है, लेकिन वन और जंगल में बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। वन और जंगल में बहुत ज्यादा अंतर होता है। बात करें वन का और बात करें जंगल का तो बहुत ज्यादा अंतर होता है। यहाँ पे हम लोग वन के बारे में पढ़ेंगे और वन के साथ साथ वन प्राणी संसाधन यानी कि जंगली जानवर, वन के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही वन में रहने वाले जो जानवर हैं जिसको हम लोग जंगली जानवर कहते हैं, तो वन के बारे में भी पढ़ेंगे और वन में रहने वाले जानवर के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वन और वन प्राणी संसाधन। तो सब बच्चे तैयार हैं भाई? सब बच्चे तैयार हो तो एक बार बता दो कि यस सर हम तैयार हैं। सब लोग तैयार हैं तो एक बार बताइए हाँ सर जी हम तैयार हैं, यस। तो चलिए सबसे पहले ना हम लोग वन के बारे में बात करते हैं कि आखिर वन है क्या। देखो बाबू, वन में आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है? पेड़ पौधा झाड़ जंगल यही सब देखने के लिए मिलता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। वन में आप लोगों को पेड़ पौधा झाड़ जंगल के अलावा और कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैसा भूभाग जो पेड़ पौधा और झाड़ जंगलों से सुशोभित है उसी को वन कहेंगे। वैसा भूभाग जो पेड़ पौधा और झाड़ जंगलों से सुशोभित है उसको क्या कहेंगे? वन कहेंगे, यही ना कहेंगे बाबू? जल्दी से बताओ हाँ या ना। वन और जंगल में अंतर बताएंगे, वो भी बताएंगे, चिंता ना करिए, अभी तो बस शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो बस शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, कोई बच्चे बता सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? जरा जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से एक बार बताइए आप लोग फटाफट से। बताओ बाबू, सबसे ज्यादा अमेरिका में, ब्राजील में, अफ्रीका में, नहीं रूस में। कुछ बच्चे रूस बता रहे हैं, एक दो बच्चे हैं ना जो रूस बता रहे हैं। सबसे ज्यादा वन आपको रूस में देखने के लिए मिलेगा। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वन रूस में। रूस का क्षेत्रफल भी बड़ा है, यानी कि भारत में जितना भूमि है ना, भारत का जितना स्थलीय क्षेत्र है उससे ज्यादा बड़ा स्थलीय क्षेत्र है रूस का। और आपको हम इससे पहले वाले चैप्टर में बताए थे, अगर आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन किए होंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी देश में किसी भी जगह पर अगर चाहते हैं कि पर्यावरण संतुलित रहे तो कम से कम कितना प्रतिशत वन का होना अनिवार्य है? बताओ बाबू, कम से कम कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? कम से कम कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? बताओ जल्दी से। किसी भी देश में, किसी भी जगह पे, किसी भी राज्य में कम से कम कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? 33%। एकदम सही जवाब है, 33% वन होना ही चाहिए। लेकिन भारत में मात्र 22-23% वन है। उसमें भी अगर बिहार का बात करें तो बिहार में तो मात्र 7% है, ओनली 7, सिर्फ 7% वन है। तो बड़ा घनघोर स्थिति है। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने पे ध्यान देना चाहिए। प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं वन के बारे में। वन होता क्या है सबसे पहले ना हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। वन होता क्या है सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। वन होता क्या है सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो बाबू, ये जो आप लोग, एक मिनट, हाँ,
ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? कुछ इसी तरीके के वन होते हैं जिसमें कि झाड़ जंगल बहुत ज्यादा होता है। इसी तरीके का ना वन होता है जिसमें कि क्या क्या है? पेड़ पौधा झाड़। झाड़ किसको कहते हैं? ये सब जो नीचे फैला फैला आप लोग देख रहे हैं ना, जिसको झाड़ी भी बोलते हैं। तो पेड़ पौधा और झाड़ी से सुशोभित भाग को ही हम लोग वन कहते हैं। ठीक है, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं। वन छोटा भूभाग नहीं होता, ऐसा नहीं कि 4 कट्ठा में हो गया तो उसको वन कह देंगे, 5 कट्ठा में हो गया तो उसको वन कह देंगे, 1 बीघा में हो गया बोल देंगे अरे देखो हमारा 1 बीघा का वन है। ऐसा नहीं है। 1 बीघा 2 बीघा में अगर पेड़ पौधा झाड़ जंगल उगा हुआ है ना तो उसको वन नहीं कहेंगे। वन कहने का मतलब कि भाई अगर घुस गए तो और छोर पता नहीं लग रहा है। ठीक है ना, बहुत बड़े भूभाग को, ठीक है, बहुत बड़े भूभाग को क्या कहेंगे? वन कहेंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर हमें वन का परिभाषा लिखना हो, समझिएगा जरा ध्यान से, अगर हमें वन का परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, लिखेंगे हम लोग कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे और झाड़ियों के द्वारा, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे और झाड़ियों के द्वारा सजे होते हैं, सजे होते हैं। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधा और झाड़ी के द्वारा सजा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वन कहते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, वन जो होता है वो 2 तरीके का होता है, याद रखिएगा। वन कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। लिखेंगे कि वन 2 तरह के होते हैं, वन 2 तरह के होते हैं, वन 2 तरह के होते हैं। वन ना बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ध्यान रखिएगा। वन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। वन के बिना तो जीवन का कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज मानव कितना अधिक संख्या में पेड़ पौधे काट रहे हैं, वन को साफ करते जा रहे हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों को ऑक्सीजन भी बाजार से खरीद करके नाक में लगाना पड़ेगा। तो कहां से ऑक्सीजन लाएंगे? तो सबसे बहुत चीज है कि वन जितना ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लगाइए। पेड़ पौधा ही मानव का जीवन रक्षक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमेजन का जंगल, अमेजन का जंगल बहुत घनघोर जंगल है। अमेजन का जंगल कहा जाता है कि अगर एक बार घुस गए उस जंगल में तो आपको सूर्य का किरण भी नजर नहीं आएगा। मतलब ऊपर से इतना ढका हुआ है ना कि अगर एक बार घुस गए ना तो ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी धरती पे नहीं पड़ता है। दलदल है, दलदल। इतना घना जंगल है, इतना घना वन है अमेजन का जंगल। ठीक है ना, बहुत घनघोर जंगल है भाई। अगर कभी मौका मिले ना तो यूट्यूब पर सर्च करिए अमेजन का जंगल, तब आपको पता लगेगा। ठीक है ना, इस क्लास के बाद सर्च करिएगा। ठीक है, कि अमेजन का जंगल भाई इतना मतलब इतना घना जंगल है, इतना घना जंगल कि कहा जाता है कि अगर एक बार उस जंगल में घुस गए तो आप जिंदा वापस नहीं लौटिएगा। इतना खतरनाक जीव जंतु होते हैं अंदर में, आपको मार के भुंजिया उंजिया बना के खा जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अच्छा चलिए बात करते हैं कि वन कितने तरह के होते हैं। तो प्यारे बच्चे, वन 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है कि जो प्रकृति के द्वारा अपने से वन उग गया, ठीक है ना, जिसको प्राकृतिक वन कहेंगे, जिसमें कि मानव का कोई योगदान नहीं है, अपने आप प्रकृति के द्वारा उग गया है। और दूसरा होता है मानव निर्मित वन, जिसको कि मानव ने बसाया है। ठीक है ना, मानव के द्वारा जो विकसित किया गया है। बहुत सारे वन ऐसे हैं जो मानव के द्वारा विकसित किया गया। चूंकि हम आपको जैसा कि बता रहे हैं कि मानव जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि वनों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है ना, वन जितना ज्यादा से ज्यादा हो तो हमारे लिए बेहतर हो। तो 2 तरीके के वन होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक वन और दूसरा मानव निर्मित वन। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, पहला क्या हो गया? प्राकृतिक वन। पहला क्या हो गया? प्राकृतिक वन, याद रहेगा, पहला प्राकृतिक वन। और दूसरा क्या हो जाएगा? मानव निर्मित वन। दूसरा हो गया मानव निर्मित वन। तो ये 2 तरीके का वन होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, ये 2 तरीके का वन होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक वन किसे कहेंगे? वैसा वन जो स्वतः विकसित हो गया हो, अपने आप विकसित हो गया हो, जिसको किसी ने मतलब विकसित नहीं किया, जिसको मानव ने नहीं विकसित किया, उसको कहेंगे प्राकृतिक वन। वैसा वन जो स्वतः विकसित हो गया हो, अपने आप विकसित हो गया हो। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वन कौन सा संसाधन है भाई? हम आपको बता तो दिए कि वन 2 तरीके का, प्राकृतिक भी और मानव निर्मित भी। लेकिन मानव निर्मित वन बहुत कम होते हैं, न के बराबर। ज्यादातर वन जो है वो प्राकृतिक वन ही होता है, जो स्वतः विकसित होता है। तो लिखेंगे वैसा वन जो स्वतः यानी कि अपने आप विकसित हो। वैसा वन जो स्वतः यानी कि अपने आप विकसित हुआ हो, अपने आप विकसित हुआ हो, अपने आप विकसित हुआ हो, उसे प्राकृतिक वन कहेंगे। उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। वैसा वन जो अपने आप विकसित हो गया हो उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक वन कहते हैं। और वैसा वन जो मानव के द्वारा विकसित किया गया हो उसको कहेंगे मानव निर्मित वन। तो हम लोग लिखेंगे कि वैसा वन
जो मानव के द्वारा, वैसा वन जो मानव के द्वारा विकसित किया गया हो, वैसा वन जो मानव के द्वारा विकसित किया गया हो उसे मानव निर्मित वन कहेंगे, उसे मानव निर्मित वन कहते हैं। वैसा वन जो स्वतः विकसित हो गया हो उसको कहेंगे हम लोग प्राकृतिक वन, और वैसा वन जो मानव के द्वारा विकसित किया गया हो उसको कहते हैं हम लोग मानव निर्मित वन। बताओ बाबू, यहां तक कंप्लीट? यहां तक अगर कंप्लीट हो गया हो तो बताइए कि यस सर यहां तक कंप्लीट है। सभी बच्चे बताइए। क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर बाबू? एक बार जल्दी से लिखिए। यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, जब वन की बात कर रहे हैं तो अब सबसे मुख्य मुद्दा यह है, हम अपने देश की बात करेंगे। हमारा भारत देश पूरे विश्व में वन के मामले में केवां नंबर पे आता है? आपको तो हम बता दिए कि सबसे पहला नंबर पर रूस आता है। ये पूरे विश्व में सबसे पहला नंबर पर रूस आता है। हमारा भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में? हमारा भारत किस नंबर पे है वन के मामले में? तो वन विस्तार के नजरिए से भारत 10वां देश है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? लिखेंगे हम लोग कि वन विस्तार के नजरिए से, वन विस्तार के नजरिए से, वन विस्तार के मामले में, वन विस्तार के मामले में भारत विश्व का, या फिर भारत विश्व में 10वां देश है। भारत विश्व में 10वां देश है। वन विस्तार के नजरिए से भारत जो है वो विश्व में 10वां देश है। याद रहेगा, वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व में 10वां देश है। और अगर भारत में बात करें प्यारे बच्चों, समझिएगा, अगर भारत में बात करें तो यहां 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन है। 68 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, लिख देते हैं यहां 68 करोड़ हेक्टेयर, 68 करोड़ हेक्टेयर, 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन है। ठीक है ना? 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन है। भारत जो है वो 10वां नंबर पर है, जहां 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन है। पहला नंबर पर कौन सा देश बताए थे? रूस। ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया 10वां देश। चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां नंबर पे कौन सा है? 1 से लेकर के हम लोग 10 तक देख रहे हैं, 10वां पर भारत है, तो 1 से लेकर 9 तक हम लोग देख लेते हैं कि आखिर 1 से लेकर के 9 तक कौन है। ठीक है ना? तो बाबू, सबसे पहला नंबर पर हम कौन बताए? सबसे पहला नंबर पर बताए रूस। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस में कितना वन होगा, कितना करोड़ हेक्टेयर पर? जैसे भारत में है 68 करोड़ हेक्टेयर, हेक्टेयर मतलब बताए थे आपको, भारत में है 68 करोड़ हेक्टेयर पर भूमि। आप लोग बता सकते हैं कि रूस में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन होगा? बताइए जल्दी से, अंदाज लगाइए ना, अंदाज लगाइए। ठीक है ना? अंदाज लगाइए ना कि भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन होगा। अंदाज से जरा बताओ तो बाबू, भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन होगा? वाह, सब लोगों को लगता है पहले से पता है, या फिर हो सकता है पिछले साल वाला हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर देखे होंगे आप लोग, तो आपको पता होगा। 809 करोड़ हेक्टेयर, समझिएगा, रूस में प्यारे बच्चों 809 करोड़ हेक्टेयर, 809 करोड़ हेक्टेयर। सोच लो भाई, कहां भारत में सिर्फ 68, कहां भारत में सिर्फ 68, और बाबू रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर। कितना का अंतर है, समझ रहे हैं बात को? भारत की अपेक्षा रूस में कितना वन है? ये रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर, और भारत में 100 करोड़ भी पार नहीं किया है भाई, 68 करोड़ हेक्टेयर में मात्र वन है। ठीक है? दूसरा नंबर पर कौन आता है? ब्राजील आता है, ध्यान रखना। दूसरा नंबर पे आता है ब्राजील। ब्राजील, पता है ब्राजील में कितना है? भाई रूस से तो अगल बगल में कोई है ही नहीं है, रूस के पीछा करने वाला कोई नहीं है। ब्राजील में सीधे इससे आधा आ जाइए, 478 करोड़ हेक्टेयर। सोच लीजिए, रूस का पीछा करने वाला कोई नहीं है। रूस वन के मामले में बहुत आगे, बहुत आगे है। ठीक है ना? इतना आगे है ना कि कोई चाह करके उतना नहीं पहुंच सकता है। सीधे यहां से, मतलब समझिए, पहला नंबर पर है 809 करोड़, दूसरा नंबर सीधे उससे लगभग आधा है। समझ रहे ना बात को? ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर पे कौन आता है? तीसरा नंबर पे आता है कनाडा। कनाडा, और यहां कितना है? यहां है 310, ध्यान रखिएगा, 310 करोड़ हेक्टेयर। कितना है कनाडा में? 310 करोड़ हेक्टेयर। बाबू समझिएगा, चौथा नंबर पे कौन है? चौथा नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका। यहां कितना है भाई? यहां है 303 करोड़ हेक्टेयर, करोड़ हेक्टेयर, हेक्टेयर। सोच लीजिए, 303 करोड़ हेक्टेयर, चौथा नंबर पर। पांचवा नंबर पर आप लोग बताओ भाई,
बता मेरे भाई, पांचवा नंबर पर कौन है? चौथा नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। पांचवा नंबर पर कौन है? वही जो आज था नया कल काम से गया, चाइना वाला, जानते हैं ना आप लोग। पांचवा नंबर पे चाइना है बाबू, मात्र और मात्र चीन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, चीन है। और पता है कितना है? सिर्फ 197 करोड़ हेक्टेयर। 197 करोड़ हेक्टेयर चीन में है। यानी कि चीन में भी भले चीन जितना डेवलप कर जाए, वन के मामले में चीन भी पीछे नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, छठा नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कितना है? ऑस्ट्रेलिया में 168, ऑस्ट्रेलिया में है 168 करोड़ हेक्टेयर। ऑस्ट्रेलिया में कितना है? सिर्फ और सिर्फ 168, एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया में कितना है? 168 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कितना है? 168 करोड़ हेक्टेयर। सातवां नंबर कोई बच्चे बता सकते हैं? सातवां नंबर में कौन है? एक देश है जिसका नाम है कांगो, 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 ठीक है ना। अब कांगो में कितना है? 168 तो हो गया ऑस्ट्रेलिया में। कांगो में कितना है? 164, याद रखिएगा। ये सब ना आपको याद करना पड़ेगा बाबू, ये सब समझाने वाला चीज नहीं है, ये सब याद करने वाला चीज है। सातवां नंबर पर है कांगो, 164 करोड़ हेक्टेयर। चलिए इधर लिख देते हैं बाकी। आठवां नंबर पर, आठवां नंबर पर कौन सा देश आएगा? भाई आप लोग पहले से जानते हैं, थोड़ा बहुत पिछला वाला अगर रिवीजन किए होंगे तो अच्छे तरीके से जानते होंगे। हाँ, आठवां नंबर पर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और नौवां नंबर पर एक देश आता है जिसका नाम है पेरू, पेरू, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया में कितना वन है और पेरू में कितना वन है? याद रखिएगा, इंडोनेशिया में है 88, 88 CH लिख देते हैं, CH मतलब C से करोड़ और H से हेक्टेयर हो गया। और यहाँ पे हो गया 69, 69 करोड़ हेक्टेयर, 69 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है ना, 69 करोड़ हेक्टेयर। और फिर 10वां नंबर पर तो भारत आप लोग जानिए रहे हैं। 10वां नंबर पर कौन बताए? भारत। और भारत में क्या बताए? 68, 69 के एक नीचे आ जाइए तो क्या हो गया? 68 करोड़ हेक्टेयर। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों 10 देश हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। पहला नंबर पे रूस है जहां की 809 करोड़ हेक्टेयर। मुख्य रूप से आपसे पहला और अंतिम पूछा जाता है, बीच वाला आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपको बता दिए हैं। तो रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर है, पहला नंबर, याद रखिएगा। और 10वां नंबर पर भारत है, 68 करोड़ हेक्टेयर। याद रहेगा यहां तक? बताओ बाबू, याद रहेगा आप लोगों को? हाँ, चलिए यहां तक ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। जैसे प्यारे बच्चे ना, आप लोग यहाँ पे जरा देखो गौर से, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आप लोगों को जरूर जानकारी में होना चाहिए। जैसे एक FAO, FAO कहने का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि यहां से भी आपसे सवाल पूछ दे, FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FAO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। उसका एक रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में कहा गया कि 1948 ईस्वी में, यानी कि जिस समय हमारा देश भारत आजाद हुआ था, उस समय अगर पूरे विश्व में सर्वे हुआ तो पाया गया कि 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में एक सर्वे हुआ कि 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में वन है, जो कि धीरे 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 घटते जा रहा है। समझिएगा, 1948 में हुआ 4 अरब हेक्टेयर। अगर प्यारे बच्चों 1963 में फिर से एक बार रिपोर्ट आया कि भाई वन जो है वो घट रहा है, 3.8 करोड़ हेक्टेयर हो गया। यानी कहने का मतलब सोच लीजिए, 48 से 2 50, मतलब सिर्फ और सिर्फ 15 साल में ही 0.2 अरब हेक्टेयर वन जो है वो घट गया। यानी कि लगातार वन घट रहा है। उसके बाद फिर 1990 में एक सर्वे हुआ, 1990 में घट करके आ गया 3.4 करोड़ हेक्टेयर, 3.4 अरब हेक्टेयर। यानी कि धीरे धीरे और घट रहा है। लेकिन फिर 2005 में इसमें सुधार आया, 2005 में सुधार आया, और 2005 में सुधार करके जो घट करके 3.4 अरब हेक्टेयर हो गया था, 2005 में ये बढ़ा और 3.952 अरब हेक्टेयर हो गया। यानी कि 1990 तक लगातार वन घट रहा था, लेकिन 1990 के बाद 2005 ईस्वी तक आते आते वन में थोड़ा सा विस्तार हुआ, ध्यान रखिएगा। और कितना हो गया? 3.952, जो कि लगभग पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 30%, यानी कि 30%, जबकि होना चाहिए 33। अभी आपको बताया ना, जबकि होना कितना चाहिए? 33%। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण एकदम स्वच्छ रहे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, समय पर मौसम परिवर्तन हो, वन के कारण ही समय पर मौसम परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। वन के कारण बारिश होता है, समय पर बारिश होता है, किसान लोग बेचारे खेती कर पाते हैं। अभी देखिए धान रोपने का सीजन आ रहा है, अगर बारिश नहीं होगा सब किसान बेचारे माथा धर के बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए समय पर बारिश होना बहुत जरूरी है, और समय पर बारिश के लिए वन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो कम से कम वन कितना होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चे देखा गया तो 3.952 जो है वो सिर्फ कितना प्रतिशत हो रहा था? 30% हो रहा था। भारत में 2001 में 19.27%, ये 19.27% भौगोलिक क्षेत्रफल वन था। यानी कि भारत में तो और वन कम है, जहां होना चाहिए 33%, वहां भारत में सिर्फ 19.27% है, लगभग 20% के आसपास।
लगभग 20% के आसपास ही भारत में वन है, जो कि बहुत खराब रिपोर्ट है हम लोगों का। और ये तो भारत का बात कर रहे हैं 19.27%। अपने बिहार का बात करें ना, तो बिहार में तो वन लगभग समाप्त हो गया है। बाबू ध्यान रखना आप लोग, हम बता रहे हैं कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ 7% वन जो है वो बच गया है। बिहार में सिर्फ कितना 7% मात्र वन बच गया है। बिहार में तो एकदम स्थिति खराब हो गया है। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आप लोग ना ध्यान रखिएगा बाबू। कहां पर बोल रहे हैं कि गलती हो गया, 1 मिनट। रूस का 809 करोड़ हेक्टेयर है, ब्राजील का 478, सही तो है, क्या दिक्कत है? कनाडा में 310 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 303 है, एकदम क्लियर है। ठीक है ना, चीन में 197 है, ये भी बढ़िया है। ठीक है। ओहो, ऑस्ट्रेलिया में उल्टा लिखा गया है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, ऑस्ट्रेलिया में 164 होगा। 1 मिनट, ऑस्ट्रेलिया में जो है ना 164 करोड़ हेक्टेयर है। ऑस्ट्रेलिया में वन का विस्तार कितना है? 164 करोड़ हेक्टेयर है। और कांगो में 164 नहीं है, कांगो में 134 है। कांगो में ना 134 है, इसको सुधार कर लीजिएगा। डेटा दिमाग से कभी कभी निकल जाता है ना, तो हो जाता है दिक्कत। इंडोनेशिया में बाकी 88 है, सही है। ऑस्ट्रेलिया में 164 है, कांगो में 134 है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहां तक हम आप लोगों को बता दिए कि एफएओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 7% वन है। बिहार में बहुत कम वन है। बिहार में वन का विस्तार होना चाहिए। ठीक है ना, बिहार के लगभग 14-15 जिला तो ऐसा है जहां से कि वन एकदम समाप्ति हो गया है। 14-15 जिला ऐसा है जहां से वन क्या है, एकदम लगभग समाप्त हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन वन जो है वो लगभग समाप्त होने के कगार पे आ चुका है बिहार में, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ। चलिए, अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं वन के महत्व के बारे में कि आखिर वन का क्या महत्व है और वन्य जीव का क्या महत्व है। वन का क्या महत्व है और वन्य जीव का क्या महत्व है। वन का महत्व हमारे लिए कितना है? बहुत ज्यादा। वन है तो हमारा जीवन है, बस आप यही समझ लीजिए। तो सोच लीजिए इससे ज्यादा और महत्व क्या हो सकता है? अगर किसी भी चीज की वजह से हमारा जान बच रहा है तो उससे ज्यादा कोई महत्व है? अपना जान से भी ज्यादा कोई महत्व है बाबू? नहीं ना। वन के कारण ही पर्यावरण शुद्ध है, वन के कारण हम लोग हवा ले पा रहे हैं, वन के कारण पानी बरस रहा है तो हम लोग पानी पी रहे हैं, वन के कारण ही सब कुछ सही है ना। वन अगर वन न रहे ना, तो पहला बात तो कि पर्यावरण खत्म, पानी खत्म, भोजन खत्म, सब खत्म। ठीक है ना, वन्य जीव नहीं रहेंगे। वन के कारण वन्य जीव बचे हुए हैं। वन है तभी ना वन में रहने वाले जीव बचे हुए हैं। अगर वन ही खत्म हो जाएगा तो वन में रहने वाले जीव भी तो बेचारे ऐसे ही विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो वन से ही वन्य जीव का अस्तित्व बचा हुआ है। अगर आप वन को नष्ट करते हैं तो सिर्फ वन को नष्ट नहीं कर रहे हैं, वन के साथ साथ वन्य जीव को भी नष्ट कर रहे हैं, अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो वन्य जीव, ये आप परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि वन का क्या महत्व है, वन्य जीव का क्या महत्व है। तो अगर आपके परीक्षा में पूछ दे कि वन का क्या महत्व है, 2 नंबर वाले सवाल में लघुत्तरीय में पूछ सकता है कि वन का क्या महत्व है, तो लिखिएगा कि वन एक प्राकृतिक संपदा है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है ना, जिसमें हम अपने मानव सभ्यता का महान विकास किया। वन एक ऐसा संसाधन है जहां से कि मानव सभ्यता का विकास हुआ। आपको पता है कि पहले जो आदि मानव हुआ करता था वो जंगलों में रहता था। आदि मानव के बारे में सुना है ना कि आदि मानव कहां रहता था? आदि मानव जंगलों में रहता था। जब आदि मानव जंगल में रहता था तो फिर वहां पर वनों को साफ करके ही वो खेती करता था। जब कृषि का आविष्कार हुआ तो वनों को साफ करके खेती करता था। हुआ क्या था, आग का आविष्कार भी वन के कारण ही हुआ था। आपको पता होना चाहिए, आग का आविष्कार भी वन के कारण ही हुआ था। कहिएगा सर कैसे? कहीं देखिए, कहीं कहीं पर ना अनेक तरह का दंत कथा मिलता है। जैसे कहीं कहीं पर तो ये मिलता है कि कोई आदमी पत्थर को ऐसे टकरा रहा था तो उसमें चिंगारी निकला और तब जाकर के आग का आविष्कार हुआ। लेकिन कहीं पर यह भी देखने के लिए मिलता है कि वन में जो वृक्ष का डाली होता है, जो पेड़ का डाली है, जैसे मान लिया कि 2 को डाली ऐसे करके लगा हुआ है। अब जब तेज हवा चलता है ना तो डाली ऐसे ऐसे करके रगड़ाता है। डाली क्या होता है? रगड़ाता है। जब हवा चल रहा है तो डाली ऐसे रगड़ा रहा है और यहां से रगड़ाते 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 गर्म हो गया। और जब गर्म हो गया तो ना तो इसमें आग लग गया। आग लगा तो फिर पूरे वन में आग लग गया। वन में जब आग लग गया तो वन्य जीव जो थे, जो जंगली जानवर थे, उस आग में जल गए। आग में जल करके बेचारे मर गए। जब आदि मानव पहली बार उस आग में जले हुए जीव का मांस खाया तो उसको और अच्छा लगा। तब जाकर के आदि मानव को समझ में आया कि अब कच्चा मांस नहीं खाना है, अब हमको आग में जला करके मांस खाना है, यानी कि पका हुआ मांस खाना है। इस तरीके से कहा जाता है कि आग का आविष्कार हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो वन के कारण ही आग का आविष्कार हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना आप लोग कि वन का महत्व बहुत ज्यादा है। वन एक प्राकृतिक संपदा है जिससे हम अपने मानव सभ्यता का महान विकास किया। आज भी 21वीं शताब्दी में न केवल वन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में सहायक है, बल्कि पर्यावरण को संतुलित करने और वर्षा कराने में भी अति आवश्यक है। यानी कि वन का महत्व इतना है कि वह पर्यावरण को संतुलित करता है। ठीक है ना, आज प्यारे बच्चों इतना ज्यादा गर्मी बढ़ रहा है, लोगों को एसी का जरूरत पड़ता है। इतना ज्यादा गर्मी क्यों बढ़ रहा है? कि वन का कटाई हो रहा है। ठीक है ना, अब तो सरकार का एक रिपोर्ट आया है। जैसे देखिए, अब जो लोग एसी लगाते होंगे या फिर जो लोग एसी में रहते होंगे उनको पता है कि एसी का जो लोएस्ट टेम्परेचर है ना सेट करने का, वो 16 डिग्री होता है और जो हाईएस्ट है वो शायद 28 डिग्री या 30 डिग्री तक जाता है।
30 या 32 नहीं, लगता है 28 तक ही जाता है, 28-30 तक जाता है। अब भारत सरकार का एक रिपोर्ट है, चूंकि एसी के कारण गर्मी बढ़ रहा है। होता क्या है कि एसी के कारण क्या होता है, जो घर की हवा है, गर्म हवा, उसको लोग बाहर में निकाल के फेंक देता है एसी के माध्यम से। तो एसी गर्म हवा सब बाहर कर दिया तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एसी के कारण ना बाहर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। आज जो इतना भीषण गर्मी कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं एसी का भी बहुत ज्यादा योगदान है। लेकिन सब लोग अपना जान बचाने के लिए, बचने के लिए भाई ये कर रहा है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एसी के कारण बढ़ रहा है। तो भारत सरकार का निर्णय आया है कि अब एसी का टेम्परेचर 16 नहीं होगा, बल्कि लोएस्ट टेम्परेचर 20 होगा। अभी क्या है ना कि लोग 16 पे करके रखते हैं, एकदम गर्मी में भी ठंडा का अनुभव लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब 20 टेम्परेचर होगा ताकि पर्यावरण को संतुलित किया जाए। लेकिन एसी का टेम्परेचर सिर्फ कम करने से पर्यावरण को संतुलित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण को अगर संतुलित करना है तो उसके लिए वन ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा आपको वन लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछा जाए वन का महत्व, तो बाबू वन का महत्व आप लोग ये बताइएगा। पूछा जाए वन्य जीव का महत्व बताइए, तो वन्य जीव का क्या महत्व है? देखिए, वन्य जीव का तो बहुत महत्व है ना। वन्य जीव जो है वो मतलब जब से ये मानव जाति का विकास हुआ, जब से मानव जाति जो है वो रहने लगा, तो वन्य जीव के साथ उसका बहुत ज्यादा लगाव हुआ। वन्य जीव के साथ क्या लगाव हुआ? जैसे कहीं पर जाना हो एक जगह से दूसरी जगह परिवहन के रूप में, तो लोग क्या करते हैं, घोड़ा गाड़ी पहले चलाते थे, बैलगाड़ी चलाते थे, यानी कि जो वन्य जीव होते थे। बाद में ना लोग जानवर को ये पालतू बनाने लगा, नहीं तो शुरुआत में तो सब वन्य जीव के माध्यम से ही था, शुरुआत में तो सब जंगली जानवर ही था। तो क्या होता था कि परिवहन के मामले में वन्य जीव उपयोगी है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, कोई सामान ले जाना हो, तो वन्य जीव का उपयोग होता है, तो परिवहन हो गया। खेती करने में वन्य जीव का उपयोग होता था, लोग वन्य जीव को धीरे 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 करके पालना शुरू कर दिया। ठीक है ना। और वन्य जीव जो है ना बाबू, एकदम मतलब कहा जाए तो मानव का दोस्त है। मानव का हर एक जरूरत वन्य जीव के माध्यम से पूरा हो रहा है। तो इसलिए मानव को ना कहा जाता है वन्य जीव को कि जीवन का सफर, ये हम सफर है। वन्य जीव जो है ना जीवन का हम सफर है, मानव जाति के जीवन का हम सफर है। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे कि सृष्टि के आरंभ से ही वन्य प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला एक साधन है। वन्य जीवों ने मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। जितने भी वन्य जीव थे वो मानव के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे परिवहन, कृषि परिवहन, कृषि, पशुपालन। इसके साथ साथ पहले चरण से अब तक निभाया है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। ठीक है ना। वन एवं वन प्राणी मानव जीवन का हमसफर है। तो वन जीव का अगर महत्व पूछा जाए तो वन जीव का महत्व जो है वो काफी ज्यादा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वन जीव का महत्व जो है वो काफी ज्यादा है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। क्लियर बाबू? यस। चलिए, अब प्यारे बच्चे हम लोग बात करते हैं कि वन के घनत्व के आधार पर देखा जाए तो वन कितने प्रकार के होते हैं। समझिएगा, घनत्व के आधार पर वन, वनों के घनत्व के आधार पर वन के प्रकार लिखेंगे। वनों के घनत्व के आधार पर, वनों के घनत्व के आधार पर वनों के प्रकार। वनों के घनत्व के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं? वनों के घनत्व के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं, कोई बता सकते हैं? वनों के घनत्व के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं? बताओ बाबू, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। 3 प्रकार के नहीं भाई, 5 प्रकार के। ठीक है ना। एक लड़का पूछ रहा है कि पाकिस्तान कितने नंबर पर है। भाई काहे भिखमंगा के बारे में भोरे भोरे पूछ लेते हो? पाकिस्तान में वन के नंबर पर है तुमको पता चलेगा। 10 नंबर में तो अभी नहीं किया है। 10 नंबर तक तो है ही नहीं है। पाकिस्तान जरीगों के देश है, छोटे गो के देश है, उसमें कितना वन होगा? वो तो दूर दूर तक, मुझे लगता है कि आगे आगे तक, दूर दूर तक नजर भी नहीं आएगा। ठीक है ना। पीछे से गिनती करना पड़ेगा, होता है ना, पीछे से गिनती करिए, वैसे पीछे से गिनती करना पड़ेगा। देखो बाबू, वन के घनत्व के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है अत्यंत सघन वन। पहला होता है अत्यंत सघन वन। मतलब वन जो है ना वो अत्यंत सघन है, घना है एकदम, जिसको कहते हैं ना कि एकदम घना है, तो अत्यंत सघन वन हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा हो गया सघन वन। सघन वन, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि एक हो गया वेरी गुड, एक हो गया सिर्फ गुड, वैसे ही है। ये है अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन मतलब बहुत ज्यादा सघन वन है। और ये क्या हो गया? सघन वन हो गया, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है खुले वन। खुले वन, समझ आ गया ना। हाँ, तीसरा होता है खुले वन। चौथा क्या होता है? आर्या एवं मैग्रोव वन। चौथा क्या होता है? ये सॉरी, आर्या एवं अन्य वन, मैग्रोव नहीं, ये मैग्रोव तो अलग है। आर्या एवं अन्य वन, आर्या एवं
अन्य वन, आर्या एवं अन्य वन हो गया, ठीक है। और चौथा के बाद पांचवा होता है मैग्रोव वन, मैग्रोव वन, पांचवा क्या हो गया, मैग्रोव वन। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा ये 5 प्रकार के वन होते हैं, ठीक है ना। मैग्रोव वन, मैग्रोव वन का एक दूसरा नाम और भी है जिसको हम लोग कहते हैं तटीय वन, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार के वन होते हैं, क्लियर हुआ। वन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के ये वन होता है। प्यारे बच्चों ये पांचों प्रकार के वन के बारे में हम लोगों को पढ़ते जाना है, ठीक है ना। ठीक है, आप लोगों को पहले ही हम बताए थे कि भूगोल में आपको जितना ज्यादा याद कर सकते हैं याद करिए। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें याद करने वाला चीज ज्यादा है, ठीक है। चलिए, कटीले वन, झाड़ी वन, ये सब तो भाई अलग है, वो सब बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। ये हम आपको घनत्व के आधार पर वन बता रहे हैं, आप लोग कहीं और सोच रहे हैं। हम आप लोगों को अभी जो वन बता रहे हैं ये घनत्व के आधार पर बता रहे हैं। उसके बाद फिर अगर प्रकाशीय दृष्टि से बताएंगे तो वहां पर वन के अलग प्रकार हो जाएंगे। आरक्षित वन हो गया, रक्षित वन हो गया, वर्गीकृत वन हो गया, तो वो सब वन अलग है। यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये वनों के घनत्व के आधार पर बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वनों के घनत्व के आधार पर बता रहे हैं। और आप लोग हैं कि अलग चल रहे हैं, वनों के घनत्व के आधार पर, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं वृक्षों के घनत्व के आधार पर। चलिए वृक्षों ही कर लीजिए, आपको अगर कुछ लग रहा हो ऐसा तो कर लीजिए, ये वृक्षों के घनत्व के आधार पर, वृक्षों के घनत्व के आधार पर हो गया। कितना वृक्ष है उस आधार पर वन को अलग अलग बांटा गया है, ठीक है ना। तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर ध्यान रखिएगा, क्लियर। हाँ, तो ध्यान रखना बाबू, आर्या एवं अन्य वन हो गया, और मैग्रोव वन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तटीय वन बोलते हैं। और अच्छा ये गलत लिखा गया है, आर्या, चलिए अब हो गया, अब क्लियर है, आर्या एवं अन्य वन हो गया। चलो बाबू यहां से हम लोग देखना शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग पूरा देखेंगे और एक एक करके हम लोग पूरा समझ भी जाएंगे। देखिए, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन के प्रकार 5 प्रकार हम आपको बताए। कौन कौन सा प्रकार है बाबू, पहला अत्यंत सघन वन, दूसरा हो गया सघन वन, तीसरा खुले वन, चौथा आर्या एवं अन्य वन, और पांचवा मैग्रोव यानी कि जो तटीय वन है। सबसे पहला है अत्यंत सघन वन। अब आपसे अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अत्यंत सघन वन का विस्तार भारत में कितना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना, भारत में अत्यंत सघन वन का जो विस्तार है, भारत में अत्यंत सघन वन का जो विस्तार है वह है 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर। याद करने वाला चीज ज्यादा है, ठीक है ना। भारत में इस वन का विस्तार कितना है, 54.6 लाख, 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि। तो 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है बाबू, अत्यंत सघन वन है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.66% है। यानी कि मान लिया जाए कि भारत का ये भूमि है कितना, 100%, तो 100% में से 1.66, यानी कहने का मतलब आप इतना मान लीजिए, ये इतना सा हो गया, तो इतना सा जो 100, ये 1.66%, यहाँ क्या है बाबू, यहाँ है अत्यंत सघन वन। ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा, ये ना आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, ऑब्जेक्टिव टाइप से इसको आप लोग याद रखिएगा। तो 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है, अत्यंत सघन वन है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़ करके, असम और सिक्किम को छोड़ करके सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। यानी कि भारत के पूर्व दिशा में जो भी राज्य है उसमें असम और सिक्किम को छोड़ दीजिए, तो बाकी सब जगहों पर प्यारे बच्चों अत्यंत सघन वन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इस क्षेत्र में वनों का घनत्व 70% से अधिक है, 70% से अधिक वन का घनत्व है, मतलब वृक्ष आपको बहुत ज्यादा मिलेगा ऐसे वनों में। अगर इस वन में जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा वृक्ष मिलेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वृक्ष मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो बाबू अत्यंत सघन वन, 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेगा। पहला कि अत्यंत सघन वन का विस्तार भारत में कितना है, तो 54.6 लाख हेक्टेयर। आपसे पूछा जाएगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो 1.66%। आपको बताना है कि जो अत्यंत सघन वन है उसका घनत्व, तो उसका घनत्व 70% से अधिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जिसका जितना ज्यादा घनत्व, मतलब समझिए कि वृक्ष और झाड़ी उतना ही ज्यादा आपको उस वन में मिलेगा, ठीक है बाबू। समझ में आया कि नहीं आया, सॉरी भाई हमसे लगता है ना आर्या लिखा गया, झाड़ियां होगा यहाँ पे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, एक मिनट रुक जाओ भाई, यहाँ पे ना मिस्टेक हो गया है हमसे। एक मिनट, तब ना बोले थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आर्या नहीं, यहाँ पे झाड़ियां हो जाएगा। झाड़ियां, झाड़ियां एवं अन्य वन, सेम यही चीज भी पीछे था, यहाँ पे कर लीजिएगा झाड़ियां, झाड़ियां एवं अन्य वन, ठीक है ना। आर्या नहीं झाड़ियां, ठीक है, मिस्टेक हो गया हमसे। आर्या नहीं बाबू, क्या हो जाएगा, झाड़ियां हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पहला अत्यंत सघन वन, खुले वन, झाड़ियां एवं अन्य वन और मैग्रोव वन। इसका विस्तार हम आपको कितना बताया, 54.6%।
भारत में कितना बताया? 54.6%। ये सॉरी 54.6 लाख हेक्टेयर, 54.6 लाख हेक्टेयर। भारत में इसका विस्तार कितना है? 54.6 लाख हेक्टेयर। भारत में इसका विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कि लगभग कितना परसेंट हुआ? 1.66%, 1.66%, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा हम आपको बताएं सघन वन। दूसरा क्या बताया बाबू? सघन वन। सघन वन क्या है? देखिए सघन वन जो है ना वो ज्यादा है, अत्यंत सघन से सघन ज्यादा है। अत्यंत सघन वन भारत में मात्र 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। अत्यंत सघन वन भारत में कितना है? 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर, जबकि सघन वन जो है वो 73.60 लाख, याद रखना बाबू, 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, याद रहेगा कितना? 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, याद रखिएगा। तो सघन वन जो है वो 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। और हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सब क्षेत्रों में यहाँ पे ज्यादा ये सघन वन मिलता है। और यहाँ वनों का घनत्व जो है वो 62.99% है। देखिए अत्यंत सघन वन में 70% घनत्व है। घनत्व कहने का मतलब कि एक एरिया में कितना वन है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि इतना हमारा एरिया है, आप ऐसे समझिए, ये हमारा मान लिया जाए कि 10 बीघा है, ये हमारा 10 बीघा का एरिया है, और 10 बीघा में है जो कि 1 लाख वृक्ष लगा हुआ है, ठीक है ना। और ऐसा ही एक और 10 बीघा है जिसमें कि 85,000 वृक्ष लगा हुआ है। तो हम कहेंगे कि इसका घनत्व ज्यादा है और इसका घनत्व कम है। समझ में आ गया ना। तो प्यारे बच्चों यहीं पर हम यही बात बोल रहे हैं कि अत्यंत सघन वन में वन का घनत्व जो है वो ज्यादा है, पेड़ पौधों का घनत्व जो है वो ज्यादा है, और सघन वन में पेड़ पौधों का घनत्व कम होता है। कितना? सिर्फ 62.99, यानी कि लगभग 63% घनत्व है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां तक हो गया ना। समझ में आ गया बाबू? समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है खुला वन। खुला वन क्या होता है बाबू? चलिए खुला वन के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। देखिए खुला वन इस प्रकार के वन 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, यानी कि बहुत कम है, बहुत कम है। जहां पर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि देख सकते हैं कि अत्यंत सघन वन 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है और सघन वन 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। वहीं पर अगर खुला वन की बात करें तो सिर्फ 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। और कहां कहां में पाया जाता है इस प्रकार का वन? तो कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और असम में, ठीक है ना। तो इन सब जगहों पर आपको ये वन देखने के लिए मिलेगा। और वृक्षों का घनत्व यहाँ ये मतलब 23.89% देखने के लिए मिलेगा। कितना? 23.89% मात्र देखने के लिए मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। चौथा होता है झाड़ियां एवं अन्य वन। चौथा क्या है बाबू? झाड़ियां एवं अन्य वन। तो झाड़ियां एवं अन्य वन क्या है, याद रखना। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदान में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है। देखिए बिहार का भी नाम आया ना इसमें, और बिहार में कितना बताया हम आपको? 7%। यही कह रहा है कि 10% से भी कम है। और इसके अंतर्गत 2.94 हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.68% है। यानी कि बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पर ना 10% से भी कम है। यानी कि 10% से कम वाला अकेले बिहार नहीं है, बिहार अकेले नहीं है। बिहार के अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पर भी बहुत कम वन देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर ना सिर्फ हेक्टेयर लिखा गया है, यहाँ पे लिखिएगा करोड़ हेक्टेयर। करोड़ छूट गया है यहाँ पे। सिर्फ 2.94 हेक्टेयर आएगा तो बहुत थोड़ा सा हो जाएगा जी, ठीक है ना। यहाँ पे छूट गया है, हाँ 2.94 करोड़ हेक्टेयर। सिर्फ 2 हेक्टेयर होगा तब तो मतलब मिला जुला के 5 बीघा 4 बीघा जमीन में हो जाएगा, उतना ही थोड़ी है। 2.94 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और मैग्रोव हो गया, मैग्रोव वन सबसे लास्ट में हो गया कि विश्व का जो तटीय वन का मात्र 5%, जिनमें भारत का आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरल एवं दमन द्वीप क्षेत्रों में ये सब वन मिलता है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.14% में फैला हुआ है। मतलब सबसे कम अगर कोई वन है तो वो मैग्रोव वन हो गया, जिसको तटीय वन कहते हैं, ठीक है ना। मैग्रोव वन तो बहुत कम है, मात्र 5% है, ठीक है ना। वन मतलब पूरा है ना उसका मात्र 5%, और भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.14%। तो सबसे कम वन कौन सा है? ये मैग्रोव वन। देखिएगा
अगर पर्यावरण के दृष्टिकोण से समझा जाए तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से दो वन सबसे महत्वपूर्ण है। एक हो गया अत्यंत सघन वन और दूसरा हो गया सघन वन। ये दो वन ऐसा है जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा मायने रखता है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण वन है। कौन कौन? अत्यंत सघन वन और सघन वन। याद रहेगा, अत्यंत सघन वन और सघन वन जो है वह पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है ना? तो अत्यंत सघन वन और सघन वन जितना ज्यादा होगा हमारा पर्यावरण उतना ही क्लियर होगा, हमारा पर्यावरण उतना ही अच्छा होगा। ठीक है ना? तो अत्यंत सघन वन और सघन वन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर बाबू? समझ गए ना? समझ में आ गया? चलिए, तो यहां तक आप लोगों को आज कंप्लीट करा दिए। कल हम आप लोगों को और वन के प्रकार बताएंगे, प्रशासकीय दृष्टि से वन के प्रकार। अब कल हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रशासकीय दृष्टि से। क्या दृष्टि से? प्रशासकीय। कल बताएंगे प्रशासकीय दृष्टि से, प्रशासकीय दृष्टि से वन का विस्तार, प्रशासकीय दृष्टि से वन का विस्तार। कल हम आप लोगों को बताएंगे प्रशासकीय दृष्टि से वन का विस्तार कि भाई प्रशासकीय दृष्टि से वन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम आपको आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन के बारे में बताएंगे। आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन होते हैं। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो कल हम आप लोगों को ये बताएंगे, ठीक है ना, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन के बारे में कल बताएंगे। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, आज जो कुछ भी पढ़ाए हैं उसको आप लोग रिवीजन करते जाइएगा, क्योंकि भूगोल है, अगर सिर्फ आप लोग अभी पढ़ करके छोड़ दीजिएगा आप भुला जाइएगा, कुछ नहीं याद होगा आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग इसको पूरा याद करिएगा, क्योंकि याद करने वाला चीज इसमें ज्यादा है। ठीक है ना? समझने वाला चीज कम है, याद करने वाला चीज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसको आप लोग ना अच्छे तरीके से देखते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है? तो चलिए अब प्यारे बच्चों, आज इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जब आए तो आप लोग पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है ना, पूरे अच्छे तरीके से आप लोग याद करके आए। क्लियर? मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से हम अगली क्लास में। अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए। आज शाम तक हो सकता है कि कुछ नोट्स जो पेंडिंग है वो हम आप लोगों को दे दें, क्योंकि नोट्स कुछ पेंडिंग है। आज पूरे दिन भर बैठ करके हम नोट्स बनाएंगे, तो उसको हो सकता है शाम तक आपको दे दें। मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।